हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने यह जो भाई बहन का त्यौहार है रक्षाबंधन, इसको पूरी हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा। अब समय आ गया है कि आप फिर से अपने तैयारी के मार्ग पर लौट आइए। बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके एग्जामिनेशन में। देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए भारतीय संविधान के जितने भी प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे गए, यानी कि पॉलिटी से संबंधित जितने भी प्रश्न अब तक बिहार पुलिस में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और निश्चित रूप से यहीं से ही प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, इसलिए सेशन को पूरा देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इन बचे हुए दिनों में बिहार पुलिस की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन दिख रहा है, घंटी का निशान दिख रहा है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ एक बार सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे किसी भी एक ग्रुप में ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज ही सेशन में हम लोग बिहार पुलिस के एग्जाम में अब तक जितने भी पॉलिटी के यानी कि भारतीय संविधान के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ कुछ नए प्रश्नों को भी हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में प्रश्न इसी सेशन से बनेंगे, इसीलिए ध्यान से इस सेशन को आप पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न जो है बिहार पुलिस में कब पूछा गया है। देख सकते हैं यह प्रश्न बिहार पुलिस 21/3/2021 में पूछा गया है। देखिए, पहला प्रश्न है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर आप कमेंट में देकर के बताते चलेंगे और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें राज्यसभा के बारे में तो यहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान से सुनिएगा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। यह एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है यह 6 वर्ष का होता है और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र सीमा रखा गया है ये 30 वर्ष रखा गया है, इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा की अधिकतम अगर सदस्य संख्या की बात करें तो 250 निर्धारित है, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य हैं। अनुच्छेद 64 याद रखिएगा, अनुच्छेद 64 के अनुसार जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। निश्चित रूप से जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ से एक प्रश्न अवश्य ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से मैंने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस में बायोलॉजी कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री भी मैंने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न पढ़िए, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, अनुसूची 7 आपको याद है ना। अनुसूची 7 में क्या है, तो इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है और इसी में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची रखा गया है। आपको याद होगा टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद। देखिए, ये बिहार पुलिस फर्स्ट शिफ्ट 21/3/2021 को पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए उच्च न्यायालय पूछा गया है, यानी कि हाई कोर्ट की बात की जा रही है।
तो देखिए आपको आर्टिकल 32 याद होगा, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके तहत जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि उच्चतम न्यायालय है, यह 5 प्रकार का रिट जारी करता है। और यहाँ पर देखिए उच्च न्यायालय पूछा गया है, तो उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 226 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो याद रखेंगे टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में। क्लियर है। और ये जो आर्टिकल 32 है, इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगर यहाँ पर उच्चतम न्यायालय होता, सुप्रीम कोर्ट होता, तो हम लोग आर्टिकल 32 पर टिक लगाते, लेकिन यहाँ पर उच्च न्यायालय है, इसीलिए अनुच्छेद 226 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन नंबर लिख करके। देखिए चौथा प्रश्न कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है, नहीं पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रश्न जो है बिहार पुलिस में 21/3/2021 को पूछा गया है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्रपति की जो क्षमादान है इसके बारे में जान लीजिए। अनुच्छेद 72 जो है, अनुच्छेद 72, इसके अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, और राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है, यह न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति को कार्यपालिकीय शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, ये सभी शक्तियाँ प्रदान हैं। और ये क्षमादान जो है यह न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो डी हो जाएगा। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है, ये नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। अच्छा, अगर लोकसभा की बात करें तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है, और 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ये ओम बिड़ला साहब हैं। इनका नाम जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 2026 तक। अगला प्रश्न कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान किया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से देखिए आप याद रखेंगे करेक्ट आंसर इसका 25वां संविधान संशोधन हो जाएगा, जो कि 1971 में हुआ था। 42वां संशोधन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 1976 में हुआ था, और इसके तहत समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ये जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 44वां भी महत्वपूर्ण है, 1978 में। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसको विधिक अधिकार की सूची में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए आपका एक लाइक मुझे बड़ा ही मोटिवेट करता है, पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और मैं लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मेरा प्रयास है कि इस बार आपकी तैयारी बेटर हो जाए और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाए, यही मैं चाहता हूँ। फ्रेंड्स सपोर्ट करिए, वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करिए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। तो देखिए आपको याद है ना कि कौन सा जो है आपातकाल के समय में निलंबित नहीं हो सकता है, तो ये अनुच्छेद 20 है और अनुच्छेद 21 है। ठीक है, ये निलंबित नहीं होता है। इसमें से देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका ये हो जाएगा, जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, ये जो है निलंबित नहीं हो सकता है। चलिए ये आर्टिकल आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे, और आपको याद होगा आपातकाल के बारे में अगर बात करें तो आपको 352 अनुच्छेद के तहत जो है आर्टिकल 352 भारत में 25 जून, ये डेट याद रखेंगे आप, 25 जून 1975 को आंतरिक व्यवस्था के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ से कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है, कौन सा है। तो फ्रेंड्स यह जो है यह अविश्वास प्रस्ताव है। भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था, और जेबी कृपलानी जो थे उन्होंने ही इनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
JB कृपलानी। ऑप्शन 4 जो होगा यानी कि केवल 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। देखिए अब इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा बिहार पुलिस में, पॉलिटी में, भारतीय संविधान में। अगर आप इतना कर लेते हैं तो समझिए कि मैक्सिमम आपका कवर हो जाएगा। विधान परिषद पूछा गया है तो कई बार मैंने आपको बताया है कि देखिए अगर विधानसभा की पहले बात कर लेते हैं तो देखिए विधानसभा में जो है कितना है, अधिकतम 500, ठीक है, अधिकतम 500 होना चाहिए और न्यूनतम 60 से कम नहीं हो सकती है। क्लियर है, याद हो जाएगा ना आपको। और देखिए अब विधान परिषद की बात करें तो उस राज्य की विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। अधिक पूछेगा तो 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी। 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है तो फ्रेंड्स ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैंने कई दफ़ा आपको बताया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या थी? बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो हुआ था ये 22 दिसंबर, याद रखेंगे भाई, 22 दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। 3 सदस्य थे इसमें, एक न्यायमूर्ति फजल अली थे, हृदयनाथ कुंजरू थे और KM पनिकर थे। याद रहेगा आपको। अच्छा 1956 भी याद रखेंगे, 1956 में जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद के द्वारा पारित किया गया था। अगर पारित पूछेगा तो 1956 में, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन पूछेगा तो 1953 में, अध्यक्ष पूछेगा इसका तो फजल अली थे। ठीक है, चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 318। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य कौन करता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा सदन का वरिष्ठतम सदस्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? अब तक 3 बार जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। इसे आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 108 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। क्लियर है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। पहली बार जो है पूछा गया है कि किस विधेयक के लिए बुलाया गया था, तो पहली बार बुलाया गया था 1961 में। 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे और यह बुलाया गया था दहेज निरोधक विधेयक के लिए। ठीक है, दूसरी बार बुलाया गया था 1978 में, उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए। तीसरी बार 2002 में बुलाया गया था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और ये बुलाया गया था आतंकवाद निवारक विधेयक, जिसको कि पोटो कहते हैं, पोटो। ठीक है, इसके लिए बुलाया गया था। तो ये आप तीनों याद रखेंगे, पोटा, पोटो नहीं कहते हैं, पोटा कहते हैं। ठीक है, POTA। क्लियर, चलिए ये तीनों याद रखेंगे। पहली बार दहेज निरोधक विधेयक के लिए 1961 में, दूसरी बार 1978 में किसके लिए, तो बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए, तीसरी बार 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक पोटा के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आतंकवाद निवारक आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अच्छा, ऐसा कोई चैनल नहीं है पूरे यूट्यूब पर बिहार के लिए कि इतने अच्छे से आपको कवर कराए। मुझे पूरी उम्मीद है भाई कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे। बिल्कुल सब कुछ निःशुल्क है हमारे चैनल पर, ना कोई ऐप के माध्यम से आपसे पैसा लिया जाता है, ना कोई PDF के माध्यम से पैसा लिया जाता है, ना किसी ग्रुप में पैसा लेकर के आपको ऐड किया जाता है। सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट हमारे यहाँ मिलता है। ठीक है, चलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य अगर मतभेद हो जाए तो उस मामले पर निर्णय कौन करता है, यह पूछा गया है। देखिए यह सेकंड शिफ्ट बिहार पुलिस 24/3/2021 को पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए यह बहुमत से जो है आयोग स्वयं इसका निर्णय करता है। बहुमत से आयोग जो है, चुनाव आयोग, यह स्वयं जो है इसका निर्णय करता है। अच्छा, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो याद रखेंगे राजीव कुमार साहब हैं, राजीव कुमार, याद रखिएगा आप। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की
और ऊपर अध्यक्ष उपाध्यक्ष पूछा गया था ना, तो वो लोकसभा के संदर्भ में पूछा गया था। अब यहाँ पर सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो यह राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का सदस्य, यहाँ सदन का सदस्य ऐड कर लीजिएगा, सदन का सदस्य, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, कितना नंबर हो गया? 14 नंबर। हाँ, अब आइए यहाँ पर 15 नंबर है। यहाँ से देखिए सदन का सदस्य यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? बिहार राज्य के संदर्भ में पूछा गया है। तो वैसे तो प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, लेकिन यहाँ पर बिहार राज्य है तो बिहार राज्य में 2 वर्ष का होता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? कौन सा है यह? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपको याद होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में है। आर्टिकल 23 जो है इसमें क्या है? तो आर्टिकल 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है, जबकि आर्टिकल 24 में क्या है? तो इसमें 14 वर्ष से जो कम आयु वाले बच्चे हैं उनको किसी भी जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। किसी भी कल कारखानों, कहीं भी होटल पर या किसी भी जहां पर उनकी जान की जोखिम है वहां पर उनको कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है। 24 और 14 इस तरह से रिलेट करके आप याद रखेंगे। क्लियर है भाई? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से आर्टिकल 22 तक में है। ठीक है, समता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? यह समिति कौन सी है? तो देखिए यह समिति जो है, इस समिति का नाम जो है ये आपसे पूछा गया है। तो यह अशोक मेहता समिति है। 1977 में इसको गठित किया गया था, 1977 में, और इसी ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा किया था। क्लियर है? याद रहेगा आपको। चलिए, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया है? बताइए किसने परिभाषित किया है? तो फ्रेंड्स यह परिभाषित किया है आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, आइवर जेनिंग्स ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये सारे के सारे प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे जा चुके हैं। देखिए भारतीय संविधान की बात की जा रही है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? अच्छा, पहला अधिवेशन हुआ था कब? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के। फिर क्या होता है? फिर 11 दिसंबर के दिन एक जो है संविधान सभा की बैठक बुलाई जाती है 11 दिसंबर 1946 को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता, पहले ही बना लीजिए, पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? अच्छा, यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात की जा रही है, हाई कोर्ट की बात की जा रही है। ठीक है, मैंने बताया टोटल 25 हाई कोर्ट है वर्तमान में भारत में, याद रखिएगा। और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनका कार्यकाल 62 वर्ष की आयु सीमा तक है, यानी कि 62 वर्ष की आयु पूरी होने पर यह अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। राइट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं उपराष्ट्रपति पूछा गया है। बताइए, उपराष्ट्रपति पूछा गया है। अच्छा, टोटल उपराष्ट्रपति, यहाँ पर उपराष्ट्रपति पूछा गया, माफ करेंगे। उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम पूछा गया है। वैसे तो ध्यान रखेंगे टोटल कौन कौन से जो है उप प्रधानमंत्री हुए हैं, तो ज़रा नाम याद रखेंगे। मैं बता देता हूं कितने हुए थे, ये जान लीजिए। टोटल 7 उप प्रधानमंत्री हुए थे। पहला पूछा गया है, तो पहला आपको याद है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। ठीक है, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, वाई बी चौहान, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी,
इनका नाम याद रखेंगे। यहाँ पर आइए ऑप्शन में मिलेगा आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को अनुच्छेद 110(1) में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बिहार पुलिस 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है यह पारित कब हुआ था, ये डेट आपको जेहन में याद रखना है। ठीक है, यह 18 अगस्त 1947 याद रखिएगा। देखिए राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। अच्छा, राज्य चुनाव आयुक्त जो है इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 243 के में है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको हटाया जा सकता है किस प्रकार से, तो इसको हटाया जा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून की सूची में आता है। साइबर कानून की सूची में आता है। तो देखिए साइबर कानून और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये अवशिष्ट विषय हैं। साइबर कानून और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर याद रखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये अवशिष्ट विषय है। किसी को डाउट है तो आप चेक कर लीजिए। बहुत लोग कहेंगे समवर्ती सूची में, जी नहीं, यह अवशिष्ट विषय है। इसका ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक साइबर अपराध है, साइबर अपराध राज्य सूची में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। अच्छा, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बड़ा महत्वपूर्ण है, इनका नाम जस्टिस के विनोद चंद्रन है। जस्टिस के विनोद चंद्रन, के विनोद चंद्रन इनका नाम भाई याद रखेंगे। ठीक है, चंद्रन। 3 फरवरी 1916 राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए यह अनुच्छेद जो है, यह अनुच्छेद किस में है, तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 30(1) में है। 30(1) में। ठीक है, और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र घोषित करता है, तो जो स्पीकर है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को करता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश किया था? तो ये आपको भलीभांति याद होगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान में 1976 42वें संविधान था। ठीक है, 1976 में जो है संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्य यानी कि मूल कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में अगर मूल कर्तव्य पूछा जाएगा तो 11 ध्यान रखना आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई बहन क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा, ये तो हैं दिनेश तारकुंडे, ये दोनों समिति। वाई की अलग समिति नहीं है, वाई की अलग समिति नहीं है। यह समिति जो है पोषण संबंधी आवश्यकताओं और संबंधित खपत व्यय के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एक गरीबी रेखा की सिफारिश किया था। वाई की अलग समिति नहीं है इसमें से। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? बताइए, बताया था टोटल 12 अनुसूचियां हैं, क्लियर है। इसमें से कौन सी अनुसूची है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, बताइए। तो यह आपका चौथी अनुसूची हो जाएगा। अच्छा, तीसरी अनुसूची में क्या है, तो इसमें जितने भी मंत्री, सांसद, विधायक इत्यादि हैं इनके द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। 5वीं अनुसूची में क्या है, तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के आधार के प्रशासन का, इसमें प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। मैंने बताया था संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची इसी में आता है। और भाई 6ठा अनुसूची बड़ा महत्वपूर्ण है। 6ठी अनुसूची जो है इसमें 4 राज्य का नाम आपको याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। ये बार बार पूछा जाता है 6ठी अनुसूची। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है?
अच्छा, प्रस्तावना को लिया गया है और एक प्रस्तावना की भाषा है। प्रस्तावना को लिया गया है यूएसए की संविधान से, ठीक है, और प्रस्तावना की भाषा को लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है, कोरम पूछा गया है। तो ये आपको याद है कि 1/10वां भाग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चाहे वह लोकसभा पूछे, राज्यसभा पूछे, विधानसभा पूछे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है। प्रथम लिखित संविधान जो है यह किस देश का है, तो यह यूएसए का है। और सबसे बड़ा अगर पूछेगा लिखित संविधान तो यह अपना प्यारा भारत का है, सबसे लंबा लिखित संविधान, ठीक है, यूएसए का सबसे पहला लिखित संविधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। 368 आपको भलीभांति याद होगा कि यह संविधान संशोधन से है, भाग 20 में, ठीक है, भाग 20 में, याद है ना। चलिए संविधान संशोधन राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसको कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए आपातकाल भी आपको याद होगा। आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रीय आपातकाल, देश में आपातकाल, ठीक है। चलिए राष्ट्रपति शासन 356 में है और वित्तीय आपातकाल 360 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं पूछा गया है, बताइए। तो देखिए मौलिक अधिकार तो है, मौलिक कर्तव्य भी है, लिखित संविधान में और संविधान की सर्वोच्चता भी है। और हमारे यहाँ जो है स्वतंत्र न्यायपालिका है। कैसा न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन यहाँ पर प्रतिबद्ध दिया गया, ये गलत दिया गया, यही जो है विशेषता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, न कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 56 संबंधित है। तो ये तो आपको दिख रहा है कि ये राष्ट्रपति से ही संबंधित है। अच्छा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, ये तो आपको याद है ना। बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा। 39 का करेक्ट आंसर राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है। तो यह अनुच्छेद 19 में है, ठीक है, अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 19 क्लियर है, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है यह। अनुच्छेद 15 में क्या है, तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव है उसका प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में इसका संरक्षण है। और अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। चलिए 41 नंबर प्रश्न है कि प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, तो इसको शून्यकाल कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, संसदीय पूछा गया यानी कि लोकसभा की बात की जा रही है, तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन 40 में से 6 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, आरक्षित है। अगला प्रश्न हमारा कि मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए रिट जारी की जा सकती है। बताइए मौलिक अधिकार के लिए रिट जारी, रिट मैंने बताया था ना, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो चुनाव प्रणाली जो है यह अनुच्छेद 324 से 329 तक में है, ठीक है, याद रखेंगे 324 से 329 तक में। अच्छा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ये भी प्रश्न बन सकता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है। तो ये जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है यह अनुच्छेद 213 में है और यह राज्य सूची पर है, राज्य सूची पर है, ठीक है, याद रखिएगा भाई। चलिए उसके बाद देखिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मैंने बताया अनुच्छेद 19 में है, ठीक है। हड़ताल करने का अधिकार इसमें नहीं है, याद रखिएगा। 7 प्रकार की टोटल जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था। पॉकेट वीटो का प्रयोग जो है 1986 में डाक संशोधन विधेयक में ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। किसने, ज्ञानी जैल सिंह ने। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया। देखिए आ गया ना अनुसूची 6, प्रश्न पूछा गया है, बताइएगा। वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है। असम, मेघालय,
त्रिपुरा और मेरे भाई मिजोरम, याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए अगला प्रश्न है कि मूल संविधान में, ठीक है, मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे? तो मूल संविधान में कितने भाग थे बताइए? 22 भाग राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें वर्तमान में तो 25 हो गया है, ठीक है। चलिए 12 अनुसूची याद रखिएगा अभी है, मूल में 8 ही अनुसूची थी। वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 326 में आता है, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसी में आता है, ठीक है, अनुच्छेद 326 में। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कौन इसमें से नहीं होता? अंतर्राज्यीय जो परिषद है इसका अगर हम बात करें तो गठन किया गया था 1990 में। कब किया गया था? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति इसका गठन करता है, याद रखेंगे 28 मई 1990 को इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा ना। राज्यपाल जो है इसका सदस्य नहीं होता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य है, अध्यक्ष है, यह अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया का संबंध किससे है? तो यह संसद और किससे है बताइए? करेक्ट आंसर विधानसभा से है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार। राज्य का सूचना प्रशासन, समूचा प्रशासन, न कि सूचना, गलती हुआ पढ़ने में, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो आपको पता है कि राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है और राज्यपाल के ही नाम से राज्य का जितना भी प्रशासन है ये चलाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्णायक मत क्या है? देखिए जब जो वोटिंग होता है ना संसद में, तो जब मत बराबर हो जाता है उस कंडीशन में निर्णायक मत दिया जाता है, और यह निर्णायक मत देने का अधिकार उस सदन के अध्यक्ष को होता है। लोकसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। जब दोनों पक्ष टाइड हो जाता है, ठीक है, तो निर्णायक मत देता है कौन? तो सदन का अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा। राजनीति किसी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, राजनीति कभी भी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह कथन किसका है? किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम बताइए। राइट टू एजुकेशन, RTE 2009 में, ठीक है, यह पारित हुआ था 2009 में और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो भाई देखिए 35 वर्ष की उम्र सीमा तो आवश्यक है, देश का नागरिक होना चाहिए और सांसद चुने जाने की योग्यता, और वो भी सांसद किसका? तो लोकसभा का, लोकसभा का, ठीक है। पढ़ा लिखा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 के बाद 59 कर लेंगे। देखिए भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति का जो पद का शपथ है यह अनुच्छेद किसमें है? तो अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 60 में जो दिया गया है पद का शपथ, यह दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में कोई रिक्ति को भरने की सीमा क्या है? पद में जो रिक्ति हुई है ये कितने दिन के अंदर भर लेना चाहिए? राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो 6 माह के भीतर भर लेना है उसको, ठीक है। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा का अध्यक्ष का भी पद संभाला है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे और राष्ट्रपति भी बने थे। ये नीलम संजीव रेड्डी हैं, निर्विरोध चुने जाने वाले व्यक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए नीलम संजीव रेड्डी। आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? तो आपको याद रखना है यह व्यय कर सकता है संसदीय स्वीकृति के पूर्व, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या है? भारत के प्रधानमंत्री का पद तो याद रखिएगा संविधान द्वारा सृजित है, और आपको याद होगा कि अनुच्छेद 75(1) में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये कहा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान के द्वारा सृजित है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए जुडिशियल रिव्यू जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण है,
अमेरिका, ये यूएसएसआर है, देखिए गलती कर लीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है, नहीं पूछा गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। ठीक है, और भाग 4 में है, ये आपको भलीभांति याद है ना। तो इसमें देखिए कौन सा जो है नहीं पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा, ये नहीं है। बाकी देखिए कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण ये दिया गया है किस आर्टिकल में, तो यह अनुच्छेद भी पूछा जाता है, अनुच्छेद भी याद रखेंगे, अनुच्छेद 50 में। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षक अनुच्छेद 49 में है। ठीक है, और पर्यावरण का संरक्षण अनुच्छेद 48 क में है। क्लियर, याद रखिएगा। चलो उसके बाद देखिए द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था, कौन सा अधिनियम में किया गया था, तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया था। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य प्रथम बना था, तो भाषाई आधार पर जो बना था यह आंध्र प्रदेश बना था। 1953 में भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य था। क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है, कौन लगा सकता है, तो ये संसद लगा सकता है। ठीक है, कौन लगा सकता है, तो याद रखिएगा संसद लगा सकता है। चलिए, कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है, किसका विधान नहीं है, बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा, तो सभी मतों का सामान्य मूल्य ऐसा नहीं है। ठीक है, अलग अलग मूल्य होता है, अलग अलग वैल्यू होता है। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्य और केंद्र के बीच में वितरित होता है। ठीक है, केंद्र के द्वारा लगाया जाता है और एकत्र भी किया जाता है, कलेक्ट भी किया जाता है, किंतु यह राज्यों और केंद्र दोनों के बीच में वितरित हो जाता है। तो यह कृषि आय को छोड़ करके अन्य आय पर कर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर, बताइए। तो ये किया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, संघ और राज्य की विधायी संबंध के बारे में है, कौन सा भाग और अध्याय, तो ये भाग 11 है और अध्याय 1 है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, तो इसमें से जो है संबंधित नहीं पूछा गया है, तो यह इंद्रजीत गुप्ता समिति हो जाएगा। यह जो है चुनाव में के राज्य वित्त पोषण से है। ठीक है, चुनाव के राज्य वित्त पोषण से है इंद्रजीत गुप्ता समिति। सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, तो सरकारी आयोग कई बार मैंने आपको बता दिया 1983 में गठन हुआ था। केंद्र राज्य संबंध, देखिए ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है 70, हाँ यहाँ पर देखिए संघ और राज्य के मध्य संबंध की। निम्नलिखित में से पढ़िएगा कि कौन एक सरकारी आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए, यह सम्मिलित नहीं है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, संघीय क्षेत्रों को संसद के दोनों सदनों में, संसद के लोकसभा में भी है, दिल्ली और पुडुचेरी आप जानते ही हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है, तो संतुलन चक्र माना जाता है किसको, न्यायपालिका को, न्यायपालिका को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है, कौन सा इसमें से है, तो फ्रेंड्स यह जो है यह एकल कार्यपालिका है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रियाओं को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये अपना प्यारा भारत हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, किसने कहा था, तो ये कहा था किसने, केसी वियर ने। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह था, क्या कारण था इसका, तो इसका कारण यह था कि इस देश में जाति धर्म भाषा की भिन्नता का कारण स्वीकारा गया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है,
जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ठीक है, राज्य का यानी कि यहाँ पर राज्य के मतलब केंद्र की बात की जा रही है, देश की बात की जा रही है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित हैं, कौन कौन से सम्मिलित हैं, तो संघ और राज्य के बीच संबंध, राज्य के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, सारा का सारा सम्मिलित। तो 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन जो होता है यह किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स, यह जो होता है यह होता है संविधान के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। ठीक है। लोकसभा में गुजरात राज्य की कितनी सीटें हैं? बिहार में तो 40 है भाई, गुजरात पूछ लिया गया है तो गुजरात में 26 है, याद रखिएगा 26 है, याद रखिए। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर इसका 50 हो जाएगा। कितना? 50, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उसी वर्ष जो है बिहार से झारखंड अलग हुआ था और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, सन 2000 में। यहाँ पर आपका उत्तराखंड पूछा गया है। अच्छा, बिहार कब अलग हुआ था? तो बिहार 15 नवंबर सन 2000, बिहार से झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो आपको भलीभांति याद है ना, ये किया गया था 1956 में। ठीक है। चलिए, त्रिपुरा को कब भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा, देखिए त्रिपुरा जो है यह 1963 में एक केंद्र शासित प्रदेश बना था 1963 में, लेकिन 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। भारत और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह कौन सा है? वह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, वह जो है वह कौन सा है? तो वह केंद्र और राज्य के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए, भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है? कौन सी केंद्र राज्य विषय के संबंध में है? तो सही आंसर इसका क्या होगा बताइए। यहाँ से आंसर शायद कूट में से चुन करके बताना है। हाँ, कूट में से चुन करके बताना है, बताइएगा कौन सा है इसमें से। तो ये राजमन्नार समिति और सरकारिया समिति। ठीक है, तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए में दिया गया, 1 और 2। ठीक है। चलिए, 93 नंबर कर लेंगे अब। निम्नलिखित में से किन समितियों आयोगों ने केंद्र राज्य संबंध के विषय में संस्तुति प्रस्तुत किया था? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें भी राजमन्नार और सरकारी आयोग हो जाएगा। तो 1 2 वही प्रश्न है, रिपीट कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? बताइए। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है तो कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, सही है। राष्ट्रपति व्यवस्था को भंग नहीं कर सकता है, सही है। तो ऊपर वर्णित सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? तो संघीय व्यवस्था जो है ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से और संसदीय यानी कि संसदनात्मक व्यवस्था ब्रिटेन से। चलिए, उसके बाद देखिएगा, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है और एक कारण है। चलिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है, सही है। यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है, ये भी सही है। तो दोनों का दोनों कथन जो है सही है, परंतु आर जो है कारण जो है यह कथन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, राइट आंसर इसका 96 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मत बृहत रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, यह उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। भारत के संघ में से स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग और पूर्ण राज्य की मांग, सभी हो जाएगा। सरकारी आयोग की संस्तुति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भाई, कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रिपीट भी हुआ है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, बताएंगे।
राइट आंसर। तो ये आपका भारतीय संविधान से, क्लियर है ना। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, केंद्र राज्य के बीच 7वीं अनुसूची में है। ये हो गया है ना, मैंने बता ही दिया है आपको, 7वीं अनुसूची राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 101 नंबर प्रश्न है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण से जो है विनियमित करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246। संघात्मक राज्य में केंद्र और राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा संविधान के संशोधन के द्वारा। संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन सा आधार है? तो ये आधार आपका केंद्र और राज्य के मध्य संबंध हो जाएगा, संघात्मक व्यवस्था में पाया जाता है, संघात्मक व्यवस्था में पाया जाता है। तो संविधान की सर्वोच्चता और लिखित और कठोर संविधान, तो ए और बी सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? संघीय लक्षण नहीं पूछा गया है, तो ये आपका एकहरी नागरिकता, ठीक है। चलिए एकहरी नागरिकता। बाकी देखिए केंद्र राज्य की भी शक्ति का बंटवारा है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका, मैंने बता ही दिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो करेक्ट आंसर BM राव अंबेडकर जी का हो जाएगा। भारतीय संविधान, भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस प्रकार से भिन्न है कि भारत में, तो देखिए भारत में जो है आपका इकहरी नागरिकता है, ठीक है, एकल नागरिकता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संघवाद बल देता है, भारतीय संघवाद बल देता है राष्ट्र की एकता पर। शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? यह जो सूचना अवधि है यह 1 माह हो जाएगा। जो प्रश्न महत्वपूर्ण है उनको हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। देखिए वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा 543, ठीक है। चलिए संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो लोकसभा में आपको पता है ना अधिकतम कितना है? 552 है, ठीक है। चलिए 552 है, अधिकतम कितना है? तो याद रखना आपको कितना अधिकतम 552 है, ठीक है। चलिए और अगर आपसे वहीं पूछा जाता है राज्यसभा में, तो राज्यसभा में कितना है? राज्यसभा में कितना है अधिकतम? तो राज्यसभा में भी याद रखिएगा, राज्यसभा में अधिकतम जो है यह कितना है? तो राज्यसभा में अधिकतम बता दीजिए, मैंने बता दिया आपको 250 है, ठीक है ना। चलिए लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के लिए आरक्षित है? तो ये 131 हो जाएगा, ठीक है। 131 अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, देखिए अनुसूचित जाति के लिए 84 है और जनजाति के लिए 47 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो देखिए 7 4 11 8 4 12 1 13 131। लोकसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा पूछा गया है, तो ये आपका ऑब्वियसली 5 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे फ्रेंड्स? जीबी मावलंकर थे। वर्तमान में ओम बिरला जी है। पहले महिला स्पीकर मीरा कुमार है, ठीक है। पहली महिला महासचिव लोकसभा की स्नेहलता श्रीवास्तव है। ये सब नाम ध्यान रखिएगा। भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, सबसे अधिक समय तक? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका बलराम जाखड़ जी का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो 80 हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। चलिए अगस्त 2018 से राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में आपको याद रखना है जगदीप धनखड़, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे यह गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयक में संशोधन का सुझाव देता है, ठीक है। चलिए सुझाव देता है ये धन विधेयक के संदर्भ में। विश्व का विशालतम, देखिए भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 13 मई 1952 को।
लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, विधानसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। और भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो ये भारत के छठे राष्ट्रपति थे, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 में क्षमादान है, ये मैंने बता दिया आपको। क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्षमादान, ठीक है। श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो ये अभी आपको याद रखना है। द्रौपदी मुर्मू जी का भी, तो इसको याद रखेंगे आप। ये 14वें थे, द्रौपदी मुर्मू 15वें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युदंड के मामले में क्षमादान देने की शक्ति किसे है? तो ये राष्ट्रपति को है। ये सब प्रश्न आसान है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करवा दे रहा हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए, एक यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति दिया गया, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य। उपरोक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा मतदान से चुना जाता है? तो ये जो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो ये मैंने आपको बता ही दिया, नीलम संजीव रेड्डी थे, क्लियर। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो ये कौन थे? तो याद रखिएगा, ये बीबी गिरी थे। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपना करके संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है, खाली स्थान दिया गया, अनुच्छेद पूछा गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो ये आपका अनुच्छेद 249 है। किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है? तो संयुक्त बैठक 108 में है। गला खराब है थोड़ा सा, ठीक है, सर्दी जुकाम हुआ है। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास जो है मत डालने का अधिकार होता है? मैंने बताया निर्णायक मत। तो लोकसभा में स्पीकर को होता है निर्णायक मत देने का अधिकार, ठीक है। चलिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को नियति से वादा यानी कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? तो इन्होंने संसद में, संविधान सभा हो जाएगा। इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? कार्यवाहक पूछा गया है, तो कार्यवाहक नहीं था तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, हिदायतुल्लाह और वीडी जत्ती ये कार्यवाहक रहे हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है। और महाभियोग की प्रक्रिया तो आपको पता ही है, आर्टिकल 61 में है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो यह शक्ति जो होती है यह राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? मैंने स्टार्टिंग में पहले ही प्रश्न में आपको बता दिया है, 12 सदस्यों को। और लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन का 2 सदस्य था उसको हटा दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो उस समय 10 जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में 11 हैं, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, याद रखिएगा भाई, ये सब मैंने बता दिया आपको। चलिए, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य अभी भी 11 ही हैं, याद रखिएगा। चलिए, मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51 संविधान के भाग 4 में है, ठीक है। को संविधान में किस संविधान अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चलो, उसके बाद देखिए, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु राज्यसभा के लिए बताइए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? चलिए, इसका आंसर आप कमेंट करिए, लगातार मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट है, बस भाषा बदल दिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य बताइएगा। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लोक चुनाव में वोट डालना ये नहीं है।
कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है, बताइए। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये मूल अधिकार है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के नियम में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो बलात् श्रम, मानव दुर्व्यापार, अनुच्छेद 23 मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समता से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 17 याद रखेंगे, इसमें अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, छुआछूत का इसमें निषेध किया गया है। कौन सा मौलिक अधिकार जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो यह आपका हो जाएगा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान के स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से आपका माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? मौलिक अधिकार को लागू कराने का यह जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट को है, उच्चतम न्यायालय को है। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भाई? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, चलिए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा कम से कम, तो लोकसभा विधानसभा में 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, चलिए राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष यानी कि सभापति कौन होते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 64 आपको याद होगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 की लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक 1 घंटा। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त होते हैं? ये सब मैंने करा ही दिया है, ध्यान से सुना होगा तो 1/3 आपको याद होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 157 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो यह राज्यसभा के पास है। ठीक है, चलिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता इसके पास होना चाहिए, और राष्ट्रपति के पास लोकसभा का सदस्य की योग्यता। लोकसभा की बैठक बुलाने और सत्रावसान करने अथवा लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और आपको याद भी होगा, ये राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संसद सत्र किससे प्रारंभ होता है? तो ये प्रश्नकाल से। महान्यायवादी की नियुक्ति अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76। आर वेंकटरमणी जो है, वेंकटरमणी, ये महान्यायवादी हैं भारत के अभी वर्तमान में, याद रखिएगा। राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। मैंने इसका आंसर बता ही दिया था अभी, और इन 161 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ है ये भी बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए।